Hello guys, welcome to my channel. Guys, this is Supriya Yadav and I decided to make video on NET JRF preparation with law subject. Okay, तो guys जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पेंडेमिक टाइम है और एग्ज़ाम कब होगा ये हम में से किसी को नहीं पता है, लेकिन मैंने एक टारगेट सेट किया हुआ है। 80 डेज़ में मैं ट्राई करूँगी कि मैं लीगल से रिलेट जो भी सब्जेक्ट नेट में आते हैं उन्हें कंप्लीट करूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट लीगल टॉपिक है, फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, जिसमें जूरिस्प्रूडेंस में टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ क्या होता है, विधि क्या होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कानून। सामान्यतः कानून क्या होता है कि पार्लियामेंट द्वारा यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किसी विषय पर विचार विमर्श के पश्चात उनको पास किया जाता है उस विषय को, और उसे प्रेसिडेंट की अनुमति के लिए भेजा जाता है। और अगर प्रेसिडेंट उसे ठीक पाते हैं तो वो उस पर अपना राजीनामा या अपना विचार स्वीकृति प्रदान करते हैं। जिस दिन वो स्वीकृति प्रदान करते हैं उस दिन वो विषय बिल का या कानून का रूप ले लेता है। ठीक है, लेकिन साधारण शब्दों में बोला जाए तो कानून क्या होता है? कानून किसी देश या राज्य का आधिकारिक नियम होता है जो यह बताता है कि कुछ लोग ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। सही है, यानी कि कानून क्या है, विधि क्या है? एक नियम है, एक रूल है जिसके चलते एक पर्टिकुलर समूह को या कुछ लोगों को या सभी को नियंत्रित किया जाता है कि आप इस तरह से अपना आचरण कर सकते हो, इस तरह से अपना आचरण नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि कानून की या विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। ठीक है, तो समाज में अगर ये हम लोग सामाजिक नहीं होंगे तो हम में और जानवरों में कोई खास अंतर नहीं रह जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मानो मैं हूँ और मेरे पास मेरे अधिकार हैं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं कुछ भी करूँ, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं गाड़ियों से लोगों का एक्सीडेंट करूँ। ठीक है, मेरा जहाँ दिल चाहे जैसे चाहे वैसे चली जाऊँ, या अपने हाथ में कोड़ा पकड़ के या कुछ भी पकड़ के लोगों को मारती हुई चली जाऊँ। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये मेरा अधिकार है, मुझे कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, और मुझे नहीं रोक रहा है मतलब मैं दूसरे जनमानस को हानि पहुँचा रही हूँ। ठीक है, तो कानून या विधि क्या करती है कि वो हमें कुछ रूल रेगुलेशंस बना के या हमारी ड्यूटीज़ दे के हमें बाध्य कर देती है कि आप इतना यूज़ कर सकते हो, लेकिन इतना यूज़ नहीं कर सकते अपने अधिकारों को कि उससे दूसरे को हानि हो। ठीक है, यानी कि एक सामाजिक रूप प्रदान करने के लिए, दूसरे के बारे में सोचने के लिए, भाईचारा की भावना रखने के लिए हमें कानून की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, इसे हम विधि कहते हैं। पहले क्या होता था, पहले इसे हम धर्म से, नैतिकता से जोड़ते थे, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन अब उसे हमने कानून का रूप देके बाध्यता प्रदान कर दी है। जैसे कि हमने ऑस्टिन महोदय की डेफिनेशन देखी हुई है। उन्होंने कानून को तीन बिंदुओं से समाहित किया है। सबसे पहले कमांड यानी कि किसी भी कमांड, संप्रभु और शास्ति यानी कि दंड। तो कमांड यानी कि किसी की कमांड होगी, कोई आदेश पास किया जाएगा, उसकी कमांड होगी। संप्रभु यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ है उसके द्वारा कोई आदेश पास किया गया है, वही कमांड या बाध्यता प्रदान कर रहा है। और अगर आप उस बाध्यता या कमांड या आदेश का पालन नहीं करोगे तो शास्ति का विचार भी है, जिसके चलते आपको दंड दिया जाएगा। यानी कि साधारण शब्दों में समझे तो कि किसी संप्रभु द्वारा कोई नियम या कानून पारित किया जाता है और लोगों से, जनमानस से ये उम्मीद की जाती है कि आप उसका पालन करो, या जो ना करने को बोला गया उसे मत करो, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो दंड का प्रावधान होगा। इसे ही हम विधि कहते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं विधि शास्त्र पर। ठीक है, विधि शास्त्र जिसे हम इंग्लिश में जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ठीक है, अब जूरिस्प्रूडेंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जूरिस्प्रूडेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द जूरिस्प्रूडेंशिया से हुई है। ठीक है, जिसमें जूरिस का मतलब होता है विधि और प्रूडेंशिया का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि इसका मतलब हुआ कि विधि का ज्ञान है, स्केल ऑफ लॉ। ठीक है, अब विधि शास्त्र शब्द जो है उसको जो तकनीकी रूप दिया गया वो हमारे एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक स्कूल से रिलेटेड जो विधिवेता हैं, यानी कि बेंथम जी और उनके शिष्य ऑस्टिन जी, उन्होंने इसे तकनीकी रूप प्रदान किया जो कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि विधि शास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता या महत्व क्या है। तो जैसे कि हमने लास्ट की महोदय की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, उन्होंने कहा है कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से हमारे शरीर में हमारे नेत्र, हमारी आंखों का कार्य होता है, मतलब हम अपनी आंखों के बिना ना कुछ देख सकते हैं, ना कोई कार्य कर सकते हैं। मतलब आंखें नहीं होंगी तो हमें एक तरीके से हमारी ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी, हमारी लाइफ में अंधेरा होगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता होगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम कुछ भी नहीं जानेंगे। इसी तरह से विधि शास्त्र विधि की आँख है, मतलब कि
मानो हम कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो विधि शास्त्र हमें ये दिखाता है कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका ढांचा क्या है, उसकी संकल्पना क्या है, उससे रिलेट सारी चीज़ें कि उसका बेस क्या था, वो सब हमें विधि शास्त्र से ही पता चलेगा। और उससे रिलेट और सिद्धांत कहाँ पर हैं, किस लॉ में है, उसकी तुलना करने का प्रावधान भी, तुलना करना इजी बनाने का काम भी विधि शास्त्र ही करता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि विधि शास्त्र जिस तरीके से व्याकरण का कार्य होता है, यानी कि एक ग्रामर का कार्य होता है कि हमें शब्दकोश प्रदान करता है, हमें किसी भी चीज़ को समझने में कठिनाई होती है तो हमें शब्द देता है कि हम इस तरीके से इजी वे में उसे समझ लें, अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत कर सकें कुछ पर्टिकुलर स्पष्ट शब्दों के अनुसार। वही कार्य हमारा विधि शास्त्र करता है। यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि समय समय पर जैसे कि कंडीशंस आती हैं, वकीलों को और विधिवेताओं को नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो विधि शास्त्र क्या करता है कि हमें सुलभ और स्पष्ट शब्द देके हमारे समस्याओं का समाधान कराता है, हमें उसके लिए हमारे समस्या को इजी बनाता है, हम उसे अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, संक्षिप्त शब्दकोश के रूप में हम इसे ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉमन इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में विधि शास्त्र जैसा कोई प्रावधान नहीं है, ये लोग कॉमन लॉ को ध्यान केंद्रित करते हैं। कॉमन लॉ में क्या होता है, यानी कि पूर्व निर्णय, मतलब जब वहाँ कोई दिक्कत आती है तो वो लोग पूर्व निर्णय को, कि मतलब पहले वाली कंडीशंस में ऐसा हुआ था तो अभी भी हम ऐसा ही करेंगे, मतलब वो उसके ऐतिहासिक रूप को देकर उसके हिसाब से कोई डिसीजन या समाधान समस्या का ढूंढते हैं। लेकिन विधि शास्त्र क्या करता है, वो हमें वर्तमान परिस्थिति के अनुसार समस्या का समाधान दिलाता है। और कभी कभी तो विधि शास्त्र हमें भविष्य में होने वाली परेशानियों का सामना करने के लिए भी तैयार करता है। ठीक है, हाँ, अब हम जानते हैं कि विधि शास्त्र का स्कोप क्या है, विधि शास्त्र का विस्तार क्षेत्र क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विधि शास्त्र विधि की आँख है, यानी कि विधि शास्त्र ही हमें सब कुछ बताता है और हमें भविष्य के हिसाब से परेशानियों को दूर करने में मदद करता है, वर्तमान के हिसाब से मदद करता है। तो अगर हम इसके क्षेत्र को विस्तार को रोक दें, मतलब इसको गतिशील ना रहने दें, तो विधि शास्त्र का या विधि का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यही है कि इसके विस्तार क्षेत्र को सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरी चीज़, हाँ, जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में हम समझ सकते हैं कि हमारा आईपीसी वो 1860 का सब्जेक्ट है। जिस तरीके से उसमें 1860 में डेफिनेशन दी गई थी, उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उनके हिसाब से अगर हम उसको अभी भी रखते, तो जैसा कि हमने अभी देखा है कि 2013 में 18 में अमेंडमेंट हुए हैं, उसमें अगर हम उन्हीं परिस्थितियों को रखते और अमेंडमेंट ना करते तो विधि आईपीसी जो हमारी है वो हमारे लिए कार्यरत नहीं रहती। यानी कि समय समय पर संशोधन होना, इन सब का होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी विधि हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी, अन्यथा उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि विधि शास्त्र ही हमें बताता है कि विशिष्ट विधि क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका विकास क्या है, ढांचा क्या है, इत्यादि, संकल्पना क्या है। तो विधि शास्त्र का विकास भी बहुत ज़रूरी है, हम लोग समझ सकते हैं ना। अब हम लोग सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि कुछ विधि शास्त्रियों ने इसको अपने अपने शब्दों में विस्तार, इसके विस्तार को रोका है, सीमित किया है, अपने अपने मत दिए हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले केल्सन महोदय का देखते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि केल्सन महोदय की थ्योरी थी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। तो उन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में विधि शास्त्र को प्राकृतिक नैसर्गिक और समाजशास्त्र से अलग रखा जाए, ये चाहा। ठीक है, उसके अलावा पाउंड का मानना था कि विधि शास्त्र एक क्रियाशील विधि है, यानी कि चलने वाली विधि है, निरंतर चलने वाली विधि है। ठीक है, बेंथम और आइंस्टीन ने इसे अधिरचित विधि, मतलब पॉजिटिव लॉ को इसमें महत्व दिया है। ठीक है, इत्यादि पॉइंट्स हैं। फाइनली हम ये मान सकते हैं कि मानव जीवन जितना व्यापक होगा, समय के अनुसार जैसे जैसे कंडीशंस होंगी, वैसे वैसे विधि का क्षेत्र और विस्तारित होता जाएगा, इसे हम रोक नहीं सकते। ठीक है, अब हम जानते हैं कि विधि शास्त्र की प्रकृति क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ लॉ। विधि शास्त्र की प्रकृति के बारे में भी अलग अलग विधिवेताओं ने अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उन सभी विधिवेताओं का एक जिस तैयार करें, उनकी डेफिनेशंस को देखें, उसमें से एक जिस निकालते हैं, तो हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मिलते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि विधि शास्त्र इस प्रकृति का है। उसके बाद हम उन विधि शास्त्र की जो विधिवेताओं की जो डेफिनेशंस है उनका भी डिस्कशन करेंगे, विस्तृत तरीके से उनका अध्ययन करेंगे। तो अभी हम जो मैंने तथ्य निकाले उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी विधि शास्त्र सबसे पहले एक असंहिताकरण, यानी कि अनक्वालिफाइड सब्जेक्ट है। ठीक है, अनक्वालिफाइड मतलब क्या होता है कि जैसे कि
जैसे कि हमारे आईपीसी है, हमारे सीआरपीसी हैं, ये संहिताबद्ध सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, मतलब इनका एक बियर एक्ट बनाया हुआ है ना, सेक्शन वाइज डिसाइड कर दिया गया है कि ये है, ऐसे ऐसे है और इस कंडीशन में ऐसे किया जाएगा, इसे इस तरह लागू किया जाएगा, ठीक है। वहीं विधि शास्त्र को कोई रूप नहीं दिया गया, ये अनक्वालिफाइड है, इसको कोई रूप नहीं है, हम इसके क्षेत्र को, इसके यूज़ को सीमित नहीं कर सकते कि आप ऐसे करोगे, ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। तो ये अनक्वालिफाइड सब्जेक्ट है, ठीक है। सेकेंड, जैसे कि अनक्वालिफाइड सब्जेक्ट है तो इसे विस्तारित नहीं किया जा सकता, कोई सीमा नहीं है, तो नो लिमिटेशंस, ठीक है। सेकंड, इसे हम कहेंगे, थर्ड कहेंगे कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लॉ, तो विधि का सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से कि ये है, क्या है, कैसे आया, क्यों आया, क्या संकल्पना है और क्या ढांचा है, कंप्लीट सिस्टमेटिक तरीके से विधि का अध्ययन करने वाला सब्जेक्ट है विधि शास्त्र, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक स्टडी है, ठीक है। इसे हम विज्ञान से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। इसके अलावा ये सोशल साइंस, मनोविज्ञान, इन सब से थोड़ा सा अलग है, मतलब ये सामाजिक रूप है, सामाजिक के लिए ही है, लेकिन समाजशास्त्र और इन सारे सब्जेक्ट से अलग है, ठीक है। मतलब इस समाज से रिलेटेड जो विधि के बिंदु होते हैं उन्हें विधि शास्त्र देखता है, बाकी सारे सब्जेक्ट विधि से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं, विधि से रिलेटेड चीज़ों को नहीं देखते हैं, ठीक है। ये राज्य के द्वारा दिया जाता है, जैसे कि सामंत की थ्योरी में ये बोला गया है, उन्होंने इसे नागरिक विधि। तो अब हम न्याय की प्रकृति को विधिवेताओं के डेफिनेशंस के अनुसार समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं रोमन विधिशास्त्री अल्पियन, ये 19वीं शताब्दी के पूर्व के विधिशास्त्री थे, ठीक है, रोमन से रिलेटेड हैं। इन्होंने विधि शास्त्र को न्याय के संदर्भ में परिभाषित किया, ठीक है। यानी कि इनका सूत्र था, ईमानदारी से रहो, किसी को क्षति मत पहुंचाओ और सभी के लिए समान विधि, यानी कि प्रत्येक को ठीक हिसाब से विधि मिलनी चाहिए, ये इनका सूत्र था, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस थी उचित अनुचित का विज्ञान, ठीक है, देवी मानवी चीज़ों का परीक्षण इत्यादि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि जुडिशियल और नेट दोनों में काफ़ी बार आ चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद लेकिन ये भी स्मरणीय बिंदु है कि रोमन वासियों ने विधि शास्त्र का प्रचार ज़्यादा नहीं किया, ठीक है। इसके बाद आते हैं सिसरो। सिसरो भी ये भी आपके रोमन विधि शास्त्र विधिवेता थे। इन्होंने विधि का ज्ञान को दार्शनिक पक्ष के रूप में दिखाया, यानी कि दर्शन शास्त्र से रिलेट करा है, ठीक है। लेकिन अब ये भी डेफिनेशन जो है उनकी वो व्यवहारिक नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं सामंत। सामंत के बारे में हम सभी जानते हैं, इन्होंने विधि को नागरिक विधि के रूप में, नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। अब नागरिक विधि से इनका मतलब क्या था? नागरिक विधि मतलब विधि को 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। विधि के 3 प्रकार होते हैं, फर्स्ट होती है धार्मिक, सेकंड होती है नैतिक और थर्ड होती है विधिवेता की विधि, ठीक है। तो जो सामंत की नागरिक विधि का मतलब था, उससे मतलब था विधिवेता की विधि, यानी कि उनका जो ध्यान था वो विधिवेता की ओर था, मतलब समय के अनुसार न्यायिक तर्क के समय के अनुसार न्यायिक तर्क विवेक और तर्क से जो न्यायिक व्यक्ति होते हैं, विधिवेता होते हैं, वो जो तथ्य परिस्थिति के अनुसार तर्क निकाल के विधि निर्मित करते हैं, उसे वो न्यायिक विधि या नागरिक विधि कहते हैं। इसे वो राज्य की विधि भी कहते हैं, ठीक है। सामंत के बारे में कुछ बिंदु इंपॉर्टेंट हैं, उसे हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले कि जो सामंत थे वो आइंस्टाइन और हॉलैंड के सहमत थे, यानी कि उनके जो विचार थे उनसे सहमत थे, ठीक है। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि वो जो अधिरचनावादी विधि थी, यानी कि आइंस्टाइन का जो पॉजिटिव लॉ का जो अधिरचनावादी लॉ का सिद्धांत था, वो उसके पक्षधर नहीं थे, ठीक है। इस प्रकार विधि, उनके अनुसार विधि नियमों का वो समूह है जो संविधि, प्रथा, विधायन और जिसे न्याय प्रशासन में लागू करते हैं और जिसे मानने के लिए प्रत्येक अधिवक्ता और न्यायालय बाध्य होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम सामंत की पुस्तक है जिसके 12वें संस्करण में 1966 में उन्होंने विधि को इस तरह से डिफाइन किया है, उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। विधिशास्त्र उस विधा का नाम है जिसके अंतर्गत विधि के बारे में कुछ निश्चित अन्वेषण किया जाता है, ठीक है। मतलब विधिशास्त्र एक विधा है जिसके अंतर्गत विधि के बारे में लॉ से रिलेट कुछ निश्चित अन्वेषण, जांच परख की जाती है, ठीक है। ऐसा अन्वेषण विधि के अमूर्त, सामान्य और सिद्धांत स्वभाव के बारे में होता है, ठीक है, जिसके द्वारा प्रयत्न किया जाता है कि विधि एवं विधि व्यवस्था के आवश्यक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया जाए, ठीक है। मतलब जो विधि है और जो विधिक व्यवस्था है उसके जो सिद्धांत हैं उनका स्पष्टीकरण किया जाए, ये सामंत की डेफिनेशन है उनकी पुस्तक में, ठीक है। एलन के, हाँ, इसके साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि इनके सिद्धांत की आलोचना किसने की। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे यहीं डिस्कस कर दिया जाए। सामंत की आलोचना एलन महोदय ने की थी। एलन का कहना था कि विशिष्ट विधि तक सीमित करके इन्होंने इसकी परिभाषा को संकुचित कर दिया है, ठीक है।
इसके अलावा एक और पॉइंट, मैंने आपको अल्पियन के बारे में बताया, तो उनकी पुस्तक है, अल्पियन की एक ग्रंथ है डाइजेस्ट, जो काफ़ी एग्जाम्स में आती है। उसमें उन्होंने उचित अनुचित का विज्ञान ये वाली डेफिनेशंस वगैरह दी थी, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं आइंस्टीन के उस पर। आइंस्टीन को जैसे कि हम सब जानते हैं फादर ऑफ इंग्लिश लॉ कहा जाता है, ठीक है। ये बेंथम के शिष्य थे, ठीक है। इन्होंने विधि को फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ यानी कि विधि शास्त्र का अधिरचित विधि, विधि शास्त्र अधिरचित विधि का विज्ञान है ये कहा, ठीक है। अर्थात जो स्थिति से विद्यमान है, जो है सो है, उन्होंने ये बोला कि जो है सो है, ठीक है। मतलब जो स्वतंत्र है, जो सर्वोपरि है, जो सर्वोच्च सरकार के प्राधिकार में विद्यमान है, उसे उन्होंने विधि माना, ठीक है। अधिरचित आइंस्टीन के अनुसार अधिरचित विधि की 3 विशेषताएं, सबसे पहले समादेश, दूसरा संप्रभु, तीसरा अनुशास्त्री। इसके बारे में मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ, ठीक है। समादेश यानी कि कमांड, संप्रभु यानी कि कोई संप्रभु जो सबसे ऊपर हो, सत्ता हो, ठीक है। और दंड यानी कि जो इन संप्रभु के द्वारा जो निर्देश दिए गए, जो कमांड दी गई, उनके पालन न करने पर दंड का प्रावधान, ठीक है। ये तीनों जो तथ्य हैं उनकी अनुसार विधि के लिए आवश्यक है, ठीक है। समादेश, समादेश क्या होता है? समादेश वह नियम है जो आचरण को नियंत्रित करती है, या तो निर्देश हो सकता है या सामान्य मत पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइंस्टीन सामान्य समादेश को अधिरचित विधि की संज्ञा देते हैं, समान समादेश को अधिरचित विधि की संज्ञा देते हैं, यानी कि जो सभी के प्रति है, ठीक है। वहीं वो जो सामान्य है वो पर्टिकुलर को देते हैं, ठीक है। विधि संप्रभु का सामान्य समादेश है जिसके पीछे अनुशास्त्री है, जैसे कि हमने जान लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक संप्रभु क्या होता है। संप्रभु जिसकी आज्ञा का पालन समाज आदतन करता है, आदतन करता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विधि तभी प्रभावशाली होगी जब लोग उसका पालन करेंगे, ठीक है। इसका हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक तरीके से उनकी जो डेफिनेशन है, ठीक है। इन्होंने बोला कि दंड दिया जाएगा, लेकिन हम आदतन पालन के लिए ये भी ज़रूरी है कि लोग उसको माने, उसको फॉलो करें, ठीक है, तभी वो विधि का रूप लेगी। ये हालांकि इनकी आलोचना वाले उसमें, लेकिन मैंने ये राजनीतिक संप्रभु वाले पॉइंट में भी बता दिया, ठीक है। चलिए मैं इसे आलोचना पे बाद में डिस्कस करती हूँ। राजनीतिक संप्रभु मतलब उसके द्वारा कोई लॉ बनाया गया, उसका लोग आदतन पालन कर रहे हैं, वो है, ठीक है। अनुशास्त्री एक तार्किक अंग है, ठीक है, संस्था के रूप में दंड, संस्था ने एक दंड दिया। संप्रभुत्वधारी का आदेश मांग अधिरचित विधि नहीं है जब तक कि अनुशास्त्री ना हो, जैसी कि है। ये आइंस्टीन का मानना था, उनका मानना था कि जब तक अनुशास्त्री का प्रावधान ना हो तब तक संप्रभु का जो भी आदेश है वो विधि नहीं है, ये आइंस्टीन का मानना था। इनके इसी पॉइंट की लोगों ने आलोचना की थी, ठीक है। अब आलोचना पे हम आते हैं। तो आलोचना में प्राकृतिक जो विचारधारा के लोग थे उन्होंने माना कि जो पहले वाला टाइम था, ठीक है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राकृतिक विचारधारा के विधिवेता कहते हैं कि उनका मानना है कि यह विधि उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल थी। इस प्रकार के तर युद्ध अपराधी यानी कि उस टाइम का जो टाइम था उसके टाइम पे थे, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि विधि की मांग और नैतिकता परस्पर टकरा जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम नहीं कह सकते कि दंड होगा तभी विधि लागू होगी, ठीक है। जैसे हमारी संवैधानिक विधि है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, टीपीए है, इन सब में दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि हमारे हिसाब से ठीक है, तो हम लोग टाइमली और आदतन मतलब रेगुलर बेस पे हम इसको मान रहे हैं, ठीक है। वहीं दंड वाले प्रावधान में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ दहेज प्रथा वाला जो लॉ है और जो बाल विवाह वाला लॉ है वो दंडित हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते, तो वो इसलिए पास नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है सोसाइटी में, आज भी दहेज प्रथा का प्रावधान और बाल विवाह का प्रावधान चलता आ रहा है। तो उनका ये जो पॉइंट है कि दंड होगा तभी विधि है, लोगों ने इसकी, प्राकृतिक विधि के लोगों ने इसकी आलोचना की, ठीक है। बकलैंड महोदय ने क्या कहा? बकलैंड महोदय का एक कोटेशन है, ये मैंने एग्जाम्स में देखा था इसलिए मैंने इसे लिखा, ठीक है। बकलैंड महोदय ने कहा था कि उनके जवानी के दिनों में विद्यार्थियों के लिए विधि शास्त्र का या विधिक संकल्पनाओं का विश्लेषण, वास्तव में उसका अर्थ था आइंस्टीन, ठीक है। वह एक धर्म था उस समय और आज एक बीमारी प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था कि विश्लेषण का ये वह एक धर्म था, आइंस्टीन की डेफिनेशन तब एक धर्म थी और आज एक बीमारी प्रतीत होती है, ऐसा किसने कहा? तो ये बकलैंड महोदय ने कहा था, ठीक है। मुझे लगा तो मैंने इसे ऐड किया, ठीक है। अब हम इसकी आलोचना ऐतिहासिक विचारधारा के लोगों के अनुसार देखते हैं। तो ऐतिहासिक विचारधारा में हेनरी मैन और ब्राइस, प्रोफेसर ब्राइस, इन दोनों ने मिलकर इसकी आलोचना की। तो ठीक, हेनरी मैन का कहना था कि आइंस्टीन की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि विधि सदैव संप्रभु से संबंधित नहीं होती है, ठीक है। आदिम समाज में भी विधि थी जब राज्यों का पूर्ण विकास भी नहीं हुआ था, ठीक है। विधि संप्रभु जुड़े
संप्रभु से जुड़ी है कहना हमेशा ठीक नहीं है, ठीक है। कबीले थे उस टाइम पे, कहाँ संप्रभु हुआ करता था, लेकिन कुछ लोग थे वो अपने में से ही एक को चुन लेते थे और ठीक है आप जो कहोगे हम उसे मानेंगे, तो उसमें संप्रभु नहीं था, उसमें बस ऐसे ही था, रूल रेगुलेशन लोगों ने, हमने ही मिलके एक को बनाया और उसे डिसाइड कराया। प्रोफेसर ब्राइस क्या कहते हैं कि विधियाँ उन समुदाय में भी थी जब राज्य का उदय नहीं हुआ था, ठीक है। ये जो डेफिनेशन उन्होंने दी उससे रिलेट है, ठीक है। जन भावना मान्य यहाँ शास्त्री हैं, फिर भी जन भावना, ये जो बाल विवाह वाली बात मैंने की उसमें है, ठीक है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि आइंस्टीन की उसकी आलोचना करते हुए लोगों ने ये बोला कि जो विधि के लिए है, मतलब विधि को विधि होने के लिए दंड ना हो के जन भावना होना ज़्यादा जरूरी है। मतलब अगर मुझे दंड दिया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसका पालन करूं, लेकिन मेरे अंदर भावना होगी, मेरे से रिलेटेड लोगों के अंदर भावना होगी, मुझसे जो आसपास के मेरे अंदर है उस लॉ के लिए फीलिंग कि इसका पालन करना चाहिए, तो मैं खुद भी करूँगी और मैं चाहूँगी कि मैं अपने साथ के लोगों से भी कहूँ कि आप इसका पालन करो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैं दंड के चलते ही करूँ। तो बाल विवाह अधिनियम और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जो है उसमें जन भावना मान्य है, ठीक है। यहाँ शास्त्री है फिर भी जनमानस इसको नहीं मान रहे हैं, ठीक है। होप मैंने आपको समझा लिया गाइस। अब हम लोग हॉलैंड को देखते हैं, ठीक है। हॉलैंड महोदय क्या कहते हैं? हॉलैंड महोदय, इनका पूरा नाम है सर थॉमस आर्स्काइन हॉलैंड, ठीक है। यह 1835 से लेकर 1926 यानी कि 1926 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। ये क्या थे इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने उन पॉइंट्स को इसमें ऐड किया। हॉलैंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर थे, ठीक है। आइंस्टीन के जो विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण था इन्होंने इसे आगे बढ़ाया था, ठीक है। मतलब ये भी विश्लेषण से ही रिलेट है, ठीक है। इन्होंने प्रोफेसर ब्राइली उनकी कुर्सी को संभाला था, ठीक है। ये आइंस्टीन के समर्थक थे, इंटरनेशनल लॉ के लॉयर थे, ठीक है। और राष्ट्रों के नैतिक संहिता इंटरनेशनल लॉ को ये मानते थे, ठीक है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एलिमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, आप लोग चाहो तो नोट्स बना सकते हैं इसके, ठीक है। 1880 लिखी थी यह बुक। आइंस्टीन और बेंथम के जो विचार थे उनसे प्रेरित थी, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। हॉलैंड की डेफिनेशन क्या थी? विधिशास्त्र अधिरचित विधि का औपचारिक विज्ञान है, ठीक है, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये डेफिनेशन हम सब जानते हैं, ठीक है। अब इसकी पूरी डेफिनेशन इनकी जो थी वो इस प्रकार थी। ये हमने एक संक्षिप्त रूप है जो जनरली हमारे सामने पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूरी डेफिनेशन भी आ जाती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी बड़ी तो नहीं थी, तो मैंने उसे पूरा समाहित किया। विधिशास्त्र से अभिप्राय है उन मानवीय संबंधों के औपचारिक विज्ञान से जिनके लिए यह सामान्यतः स्वीकार किया जाता है, ठीक है। कि उनके विज्ञान से है जिनके लिए यह सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि उनके प्रभाव होते हैं। अधिरचित विधि का औपचारिक विज्ञान, ठीक है। इनके अनुसार औपचारिक का मतलब क्या है? यानी कि अंतर्निहित सिद्धांत के मूलभूत सिद्धांत की विवेचना जो नियमों से विनियमित होती है। मतलब जो सिद्धांत है, ठीक है, उससे जो विधि बनती है उसे उन्होंने मांगना औपचारिक विधि, ठीक है। अंतर्निहित सिद्धांत के मूलभूत सिद्धांत की विवेचना जो विधि के नियमों से विनियमित होती है, ना कि नियमों स्वयं की जो उन संबंधों से विनियमित होती है, ठीक है। हॉलैंड भी आइंस्टीन की तरह ही थे। विधिशास्त्र हमेशा उत्तरगामी होता है ना कि पूर्वगामी, ठीक है, वो यही मानते थे। यह भी समाधि सिद्धांत को मानते थे, लेकिन उनका प्रवर्तन सदैव संप्रभु ही करता है, ये इसको नहीं मानते थे, ठीक है। हॉलैंड महोदय की भी आलोचना करी गई, ये भी वंचित नहीं रहे इससे। इनकी आलोचना प्रोफेसर ग्रे और डॉक्टर जेंक्स ने की थी। हॉलैंड की आलोचना करते वक्त प्रोफेसर ग्रे ने बोला कि विधि के साथ संबंध विधि को किस रूप में लिया जाए इस पर निर्भर नहीं करता, अपितु कैसे लिया जाए इस पर निर्भर करता है। मतलब इन लोगों का मानना था, दोनों का एक तरीके से, कि विधि क्या है ये इसके प्रारूप से ना होकर विधि कैसे लागू होती है इससे होती है। तो उन्होंने विधि बोला है कि हॉलैंड महोदय ने उसके प्रारूप पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है और इस तरह उसकी आलोचना की है, ठीक है। अब हम आते हैं एलन महोदय की ओर। एलन महोदय ने विधिशास्त्र को कैसे परिभाषित किया है? विधिशास्त्र विधि के आधारभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। वैज्ञानिक संश्लेषण, वैज्ञान मतलब क्रमबद्ध अध्ययन, जैसे कि हम सब जानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वैज्ञानिक संश्लेषण मतलब विधि के मूलभूत सिद्धांतों का सम्यक और व्यवस्थित अध्ययन, ठीक है। आधारभूत सिद्धांतों के अध्ययन से है।
उनकी जो परिभाषा है, हम मानते हैं कि जो बदलती हुई सामाजिक वास्तविक परिस्थितियां हैं और समकालीन समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप परिभाषित किया है उन्होंने अपनी परिभाषा को, ठीक है। इसके अलावा मतलब इनकी परिभाषा आज से मिलती हुई है। इसके अलावा हम देखते हैं जूलियस स्टोन जो थे, उनको माना जाता है कि वो जो आज का टाइम है, ठीक है, हाँ, आज का टाइम है, उसका सूत्रपात जूलियस स्टोन ने किया। एक्चुअल में था क्या कि 19वीं सदी के पहले जो विधि थी वो दर्शन, नीति शास्त्र इस तरीके से चलती थी, ठीक है। मतलब इन सबको मोरल और धर्म को विधि का वो माना जाता था, सूत्र माना जाता था, ठीक है, कि ये सही है आप ऐसे करो, ये गलत है ऐसे करो, भगवान ये करेगा वो करेगा, इस तरह से लोगों को बाध्य किया गया था, ठीक है। लेकिन जब 20वीं सदी आई तो 20वीं सदी में निर्णयात्मक मोड़ आया। अब वह दार्शनिक, गुरु, पादरी, राजनेता जो इनके हाथों में थी निकलकर अब विधिवेताओं के हाथों में आ गई, है ना। तो विधि शास्त्र के जब नया युग हुआ, यानी कि जब विधिवेताओं के हाथ में आई, तो उसका सूत्रपात या नए युग के प्रतिनिधि के रूप में जूलियस स्टोन थे उसमें शामिल, ठीक है। तो माना जाता है कि इन्होंने इनका प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है, 20वीं सदी में। तो विधि शास्त्र से तात्पर्य, इनके अनुसार विधि शास्त्र से क्या तात्पर्य है? विधि शास्त्र से तात्पर्य विधिवेता के अतिरिक्त कथन और विचार हैं। हम जानते हैं कि इनकी डेफिनेशन लॉयर्स एक्स्ट्रोवर्जन बोला जाता है। एक्स्ट्रावर्जन मतलब जो है उससे और ज़्यादा निकल के आओ। जैसे कि हम कहते हैं कि अपने बच्चों को हम लोग एक थोड़े क्लासी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, DPS में एडमिशन करा दो, यहाँ करा दो, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा वर्जन है वो निकल के आए। मतलब वो विद्यार्थी तो बने, अच्छा स्टूडेंट तो बने, उसके साथ साथ वो गेम्स में भी अच्छा होना चाहिए, सिंगिंग, डांसिंग, बाकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी वो होना चाहिए, यानी कि उसका एक्स्ट्रा वर्जन निकल के आए। तो जो जूलियस स्टोन थे उन्होंने अपनी डेफिनेशंस में लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन का वो करा कि जो है सो है, मतलब लॉयर तो है, उसके अतिरिक्त विचार भी होने चाहिए। लॉयर का जो एक्स्ट्रा वर्जन निकल के आएगा उसे उन्होंने डिफाइन किया, ठीक है। उनके अनुसार क्या था? उनके अनुसार वह विधिवेता जिससे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की संभावना का ज्ञान नहीं है वह सामाजिक दुश्मन बनने के लायक है, ठीक है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि लाइक एक लॉयर है, ठीक है। अब लॉयर को उसने बैरक तो रट लिया, लेकिन उसे सोशल साइंस, समाज क्या है हमारा, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इसकी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो वो केवल लॉ से, मतलब उसके लॉ को पास तो करा सकता है, लेकिन उसके डीपली नॉलेज नहीं होगी कि कैसे क्या ठीक रहेगा, कैसे क्या ठीक नहीं रहेगा। तो उन्होंने माना कि जब तक हम समाज के बारे में, हम आर्थिक रूप के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने विधि का मुख्यतः जो अर्थ, जो उसका वो है, किस तरह यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, हम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने माना कि अगर एक विधिवेता को इनकी नॉलेज नहीं है तो वो एक दुश्मन का कार्य करता है। ये उनकी डेफिनेशन थी, उनके शब्द थे, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर ये आता है कि द लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन किसकी डेफिनेशन है, ठीक है। ये हम देखेंगे। विधिवेता द्वारा विधि से इतर विधाओं द्वारा निकले आधुनिक ज्ञान के परिपेक्ष में विधि की तकनीकी, उनके आदर्श एवं नियमों के परीक्षण में उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी, ठीक है। इनकी बुक थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। वहाँ इन्होंने विधि के क्षितिज में विस्तार किया था, ठीक है। उसमें उन्होंने विधि का जो क्षेत्र है उसमें विस्तार किया है, ठीक है। विधि में कई नई शाखाओं का जन्म भी हुआ है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा है। जरूर वही एक्स्ट्रा वर्जन होगा, नया सोचेंगे तो नई चीज़ों का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस तरीके से विधि में काफ़ी सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है, नई शाखाओं का जन्म हुआ है, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। सिम्बॉलिक जूरिस्प्रूडेंस, एक्सपेरिमेंटल जूरिस्प्रूडेंस जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इंटीग्रेटेड जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। उन्होंने विधि के 3 प्रमुख विभाजन किए हैं, विधि एवं तर्क, विधि हो तर्क से रिलेट हो, विधि और न्याय जिसमें न्याय हो, ठीक है, विधि और समाज उस समाज के हित को देखते हुए हो, ठीक है। तो माना जाता है कि जो जूलियस स्टोन की डेफिनेशन थी वो आधुनिक रूप से पूर्णतः प्रतिबिंबित थी, यानी कि जो आधुनिक समाज है उसके अनुसार स्टोन महोदय की डेफिनेशन सर्वश्रेष्ठ डेफिनेशन मानी जाती है, इत्यादि। गाइस, तो इस तरह हम लोगों ने अपने जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रो, उसके इम्पोर्टेंस और स्कोप और नेचर यानी कि प्रकृति के बारे में आज जाना है। मैंने थोड़ा सा बेस से समझा है, लेकिन मुझे लगा कि बेस से अगर क्लियर होता है, थोड़ा डीपली अगर समझाते हैं तो ठीक रहता है। अब इस सेकंड वीडियो में मैं इससे रिलेट जो भी क्विज नेट में या जुडिशरी में या और भी एग्जाम्स में आते हैं, मैं उन्हें आपके सामने लाऊंगी। तो अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल नाउ। बाय बाय।